हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो हमारे एचपी टेट नवंबर 2024 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहले क्वेश्चन से हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द ऑक्यूपेशन लाइक इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, मशीन ऑपरेटर रिक्वायर्ड। उन्हें जो हमारे इलेक्ट्रीशियंस होते हैं और जो भी मशीनें चलाते हैं, उनको कौन से स्किल्स की ज़रूरत होती है? इंटेलेक्चुअल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, मोटर स्किल और लीडरशिप स्किल। तो ऑब्वियस सी बात है, उन्हें मोटर स्किल्स की ज़रूरत होती है। उसके थ्रू ही वो जो है कोई भी काम कर सकते हैं, अगर उन्हें मोटर्स की स्किल आती है। ठीक है, तो उसके बाद इंटेलेक्चुअल स्किल की बात करूँ तो ये टॉप अथॉरिटीज़, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो टॉप अथॉरिटी होती है, उसका बौद्धिक कौशल जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करूँ, जो भी हमारे रिपोर्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होनी चाहिए? बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। और सेल्स पर्सन की भी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। फिर आता है हमारे पास लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल जैसे कोई भी मैनेजर है, ठीक है, जो मैनेजमेंट करेगा, उसकी लीडरशिप स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम क्या होता है। ये एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो कि स्टूडेंट सेंटर होता है, नॉट टीचर सेंटर। ये कौन सा सेंटर होता है? स्टूडेंट सेंटर होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है? पहला हमारे पास ऑप्शन है, द स्टूडेंट्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व। बिल्कुल सही बात है, स्टूडेंट्स क्या होते हैं? एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है? द क्लासरूम एनवायरनमेंट इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होता है, लोकतांत्रिक वातावरण जो है हमारा वहाँ पे होता है। स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट न्यू नॉलेज। जो स्टूडेंट्स होते हैं नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द टीचर्स ट्रांसमिट द नॉलेज। अब इसमें क्या होता है, ये स्टूडेंट सेंटर है, तो इसमें टीचर ट्रांसमिट तो करता है नॉलेज को, लेकिन जो बच्चे हैं वो अपने एनवायरनमेंट के थ्रू भी सीखते हैं। तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आंसर की। ठीक है, जो भी आंसर बता रहा हूँ मैं, वो एचपी बूस ने अपनी आंसर की में बताए हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हु सेड द लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। ये एक आप लोगों को डेफिनेशन दी गई है। ये डेफिनेशन किसने कही है, ये आप लोगों से पूछा गया है। हिंदी वाले बच्चे यहाँ पे देख लेना। ठीक है, स्किनर ने दी है, क्रो ने दी है, वुडवर्थ ने दिया और हिगैर्ड ने दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्रो एंड क्रो की ये डेफिनेशन है लर्निंग के रिगार्डिंग। इसका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अटेंशन। देखो अब ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं नॉट ट्रू वाले। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अटेंशन इज अ सिलेक्टिव प्रोसेस, conscious mind remain active during attention, existence of some purpose is necessary for attention और attention is stable। तो अटेंशन आप लोगों ने अच्छे से इसके बारे में पढ़ना है कि अटेंशन में क्या होता है, जो अवधान होता है हमारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि जो अवधान है वो स्थिर होता है। अटेंशन इज स्टेबल। तो ये क्या होता है? स्टेबल नहीं होते हैं अटेंशन कभी भी। तो इसका अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु यूज पजल बॉक्स इन हिज एक्सपेरिमेंट फॉर डेवलपिंग द थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो अधिगम के सिद्धांत को विकसित करने के लिए किसने अपने प्रयोगों में पहेली पेटी का उपयोग किया था, पजल बॉक्स का? तो बी एफ स्किनर ने, ई एल थॉर्नडाइक ने, पेवलव ने और टॉलमैन ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या थॉर्नडाइक ने जो है पजल बॉक्स का यूज़ किया था। अब आप लोगों ने क्या करना है कि अपने शॉर्ट नोट्स बनाने, जिसमें आप लोगों ने जैसे पजल बॉक्स लिख देना, उसके आगे क्या लिख देना? ई एल थॉर्नडाइक लिख देना। ठीक है, ताकि एंड टाइम पे आप उसको रिवाइज कर सको। अब यहाँ पे बी एफ स्किनर दिया गया है। बी एफ स्किनर किससे रिलेटेड है? ऑपरेंट कंडीशनिंग से रिलेटेड, ऑपरेंट कंडीशनिंग से रिलेटेड है। और ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये क्या है? एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि बी एफ स्किनर कौन से साइकोलॉजिस्ट है? तो ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। अब यहाँ पेवलव दिया गया है। पेवलव की अगर बात करूँ तो इन्होंने क्या दिया है? क्लासिकल कंडीशनिंग दी है। क्लासिकल कंडीशनिंग दी है, और ये कहाँ से? ये एक रशियन जो है साइकोलॉजिस्ट हैं। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। ये पूछा गया है क्वेश्चन कि पेवलव कैसे साइकोलॉजिस्ट है? तो ये कौन से है? रशियन साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, एन इंडिविजुअल बिकम मोर क्लियर इन ओरल एक्सप्रेशन एज वेल एज इन रिटन एक्सप्रेशन। तो कौन सी स्टेज में? इन्फेंसी में तो होगा नहीं। इन्फेंसी में तो क्या होता है? वो बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, वो बोल भी नहीं सकता है। तो यहाँ पे बात की गई है ओरल, बोलने के साथ साथ वो लिखना भी स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करना स्टार्ट कर देता है। तो अर्ली चाइल्डहुड में भी नहीं कर पाता है वो, लेटर में भी नहीं। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडोलसेंस एज में वो क्या होता है? अच्छे से ओरली एंड रिटन वे से वो एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है।
उसका अगला है भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ। तो भाटिया बैटरी सबसे पहले तो आप लोगों को बताऊं तो भाटिया बैटरी के आगे 1955 लिख लेना। 1955 में सीएम भाटिया ने ये इंटेलिजेंस के को टेस्ट करने के लिए, जो इंडियन पॉपुलेशन में इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए ये एक बैटरी बनाई थी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि कितने सब टेस्ट थे उसमें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 सब टेस्ट थे। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। द रिट्रीवल ऑफ व्हाट हैज़ बीन स्टोर्ड इन मेमोरी इज कॉल्ड। स्मृति में जो भी संचित किया जाता है उसकी पुनर्प्राप्ति को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है रिकॉल। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है लर्निंग हिंदी में हेल्प अ लर्नर लर्न पंजाबी, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो हिंदी सीखने से अधिगमकर्ता को पंजाबी सीखने में मदद मिलती है, ये किस तरह का उदाहरण है। ठीक है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव, जीरो और नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, क्योंकि इसमें क्या कहा गया कि लर्निंग हिंदी को सीखने से पंजाबी सीखी जा सकती है, उसमें हेल्प करती है। तो ये कैसा है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है बाबा, डैश इज नॉट अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, क्लिनिक साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो कि साइंटिफिक वे से किए जाते हैं। तो वो किस में आता है, साइंटिफिक साइकोलॉजी एक तरह से आप कह सकते हो, उसमें आता है। एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू, जो हमारा समायोजन होता है, एक एडजस्टमेंट होती है कि जिसमें क्या होता है कि बच्चा कोई भी एनवायरनमेंट में किस तरह से एडजस्ट कर रहा है। तो ये किस तरह की डेवलपमेंट है, किससे रिलेटेड डेवलपमेंट है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, सोशल डेवलपमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि एडजस्टमेंट कहाँ होती है, सोसाइटी में ही होती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर सोशल डेवलपमेंट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, a person's potential ability in an activity of specialized kind is known as। तो वो क्या उसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एप्टीट्यूड। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हो इंटेलिजेंस भी नहीं हो सकता, वो इंटरेस्ट भी नहीं हो सकता, क्रिएटिविटी भी नहीं हो सकता, तो वो क्या हो जाएगा, एप्टीट्यूड हो जाएगा ऐसा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट। तो इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में क्या सहायक होता है, सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है, हेरिडिटी होती है, एनवायरनमेंट होता है, बोथ होता है और नन होता है। तो मैंने आप लोगों को इससे पीछे जो हमारा पार्ट 1 हो चुका है, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 देख लेना, उसमें बताया था कि जो हमारे डेवलपमेंट होती है ना, वो हमारी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों फैक्टर्स पे लाई करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अ टीचर कैन एनहांस मोटिवेशन अमंग द स्टूडेंट इन द क्लासरूम थ्रू, कैसे कर सकता है कि प्रशंसा या पुरस्कार दे देंगे हम उपयुक्त छात्र विधियों के द्वारा, यूज ऑफ स्टेबल टीचिंग मेथड्स के द्वारा और कक्षा में अनुकूलित वातावरण के द्वारा, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, सभी के द्वारा जो है हमारे मोटिवेशन को बढ़ाया जा सकता है। हु सेड साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, किसने कहा था कि साइकोलॉजी एक साइंस है ह्यूमन बिहेवियर की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉलेनिक ने जो है ये कहा था। इसका अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द बॉटम ऑफ हायरार्कियल स्ट्रक्चर ऑफ नीड प्रेजेंटेड बाय अब्राहम मास्लो इन द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। देखो ये वाली थ्योरी ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारी मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, इसने क्या किया है, 5 तरह की नीड्स यहाँ पे बताई हुई है। तो इसमें बताया गया है कि सबसे नीची कौन सी होती है हमारी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारी शारीरिक ज़रूरतें होती है वो सबसे कम होती है। तो सबसे ऊपर कौन सी होती है, हाईएस्ट कौन सी होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो है सबसे ऊपर होती है हमारी। ठीक है, इसके बाद आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट वॉज नॉट यूज्ड बाय कर्ट लेविन इन द फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो इसमें से कौन सा कंसेप्ट नहीं यूज़ किया गया है कर्ट लेविन के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रीइंफोर्समेंट की बात उन्होंने नहीं की है। हु स्टेट दैट एन इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट इन द पोर्शन दैट ही इज एबल टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये किसने कहा था, आप लोगों को फिर से एक तरह से डेफिनेशन दी गई है और कहा गया कि ये स्टेटमेंट किसकी है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
टर्नमैन ने ये जो है कहा था। इसका अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर क्रिएटिव इंडिविजुअल। अ क्रिएटिव इंडिविजुअल हैज़ लिमिटेड रेंज ऑफ इंटरेस्ट। जो एक क्रिएटिव इंडिविजुअल होता है उसका रेंज ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, सीमित होता है। तो उसके बाद आप लोगों को कहा गया है क्रिएटिव इंडिविजुअल हैज़ हाई इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। क्रिएटिव इंडिविजुअल इज कंसर्न्ड विद philosophical problem. Creative individual proceeds something new either totally or partially। बिल्कुल सही बात है। और वो क्या होता है, उसको क्या आती है, फिलोसफिकल कई बार उसकी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ये भी बिल्कुल सही बात की गई है। उसके बाद क्या कहा गया है कि हाई इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होती है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है नॉट ट्रू, ठीक है, नॉट ट्रू आप लोगों को पूछा गया है। तो एक क्रिएटिव जो इंडिविजुअल होता है उसकी लिमिटेड रेंज ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, अनलिमिटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इसका अगला क्वेश्चन है हु यूज द टर्म मेंटल एज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मेंटल एज का कंसेप्ट आप लोगों को पता होगा, जब हम आईक्यू निकालते हैं तो आईक्यू का क्या फॉर्मूला होता है वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो उसमें जो मेंटल एज हम कैलकुलेट करते हैं या हमारे को बताई जाती है, वो फर्स्ट टाइम किसने बताई थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बेनेट ने जो है ये मेंटल एज का कंसेप्ट दिया था। फिर आता है हमारे पास डैश इज अ मेंटल स्ट्रक्चर दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट न्यू इन्फॉर्मेशन। तो क्या हमें मदद करती है, नई जानकारी को समझने और व्याख्या करने में मदद करती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्कीमा। स्कीमा को इन्फॉर्मेशन भी कहा जा सकता है अगर सिंपल टर्म में बोलूँ तो। पनिशमेंट इज अ पॉजिटिव रीइंफोर्सर, नेगेटिव नॉट अ रीइंफोर्सर और नन ऑफ दिस। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी नॉट अ रीइंफोर्सर जो है राइट आंसर बताया गया है अकॉर्डिंग टू आंसर की। बट वैसे देखा जाए तो पनिशमेंट जो है एक नेगेटिव रीइंफोर्सर हो सकती है, बट वहाँ पे कहा गया है कि एक ये क्या है, कोई भी रीइंफोर्सर नहीं है, क्योंकि पनिशमेंट देना ही गलत बात है मेरे हिसाब से, इसलिए यहाँ पे नॉट अ रीइंफोर्सर कहा गया है। क्योंकि कई बार हमको देखने को मिलता है कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से भी बच्चों में काफ़ी ज़्यादा अच्छे चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो और पनिशमेंट के थ्रू किसी के अंदर भी अच्छे चेंजेस नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद 23rd है हमारे पास द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल डेवलप्ड बाय गल्फर्ड प्रोवाइड। तो गल्फर्ड के द्वारा विकसित बुद्धि संरचना प्रतिमान प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है ये प्रदान करता है 150 फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू स्पीरमैन ईच इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व। तो क्या इन्वॉल्व करती है स्पीरमैन के द्वारा, क्या माना गया है, तो जी फैक्टर जो है इन्वॉल्व करती है, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर एज द साइंस ऑफ बिहेवियर साइकोलॉजी स्टडी, साइकोलॉजी क्या स्टडी करता है, तो ऑप्शन नंबर डी बोथ ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो है जीवित किसी भी जीव के सचेत और अचेत दोनों व्यवहार। तो इसमें क्या गया है, मनोविज्ञान क्या करता है, हमारी जो सचेत होता है और अचेत दोनों प्रकार के व्यवहारों को का अध्ययन की स्टडी करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास इन विच मेथड द इंडिविजुअल ऑब्जर्व एंड एनालिसिस हिज ओन बिहेवियर। अब किस बिहेवियर में जो पर्सन होता है वो अपनी जो बिहेवियर होता है उसको ऑब्जर्व करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंट्रोस्पेक्शन। अंतर्ध्यान जब करता है इंसान, इंट्रोस्पेक्शन करता है, उसके थ्रू ही अपनी बिहेवियर को वो समझ पाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू पियाजे द चाइल्ड बिगेन टू एक्सप्लोर वेरियस सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इन वेरी सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल वे ड्यूरिंग। किस पीरियड में जो है वो स्टार्ट करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। ये स्टेजेस आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से पढ़नी है कि इन स्टेजेस में क्या क्या आता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस का कौन सा यहाँ पे गुण नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए मेमोरी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेंज, स्पीड एंड लेवल, ये तीनों जो है इंटेलिजेंस के गुण है,
कंट्रीब्यूट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द को रिलेशन बिटवीन रिटेंशन और लर्निंग। रिटेंशन क्या होता है कि स्मरण शक्ति हमारी, जो हम याद रख सकते हैं कि कितना हमारे माइंड में रिटेन रह रहा है, और लर्निंग में किस तरह का को रिलेशन है। तो इसमें जो है हमारे को पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है, क्योंकि तभी कहा जाता है जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे ना उतना ज़्यादा रिटेन रहता है। अब कोई भी अगर आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं उसको बार बार आप लर्न करते हो तो क्या होते हैं, वो रिटेन रहते हैं माइंड में, ठीक है। तो पॉजिटिव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग इज। तो सबसे सरल जो है हमारे को रूप चिंतन का कौन सा देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी कंक्रीट थिंकिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन थे आज साइकोलॉजी के जो हमने किए। तो इसी तरह से डेली एक एक वीडियोज़ आप लोगों के लिए आती रहेगी। अब जिस तरह से सपोर्ट बना रहेगा, अगर अच्छा सपोर्ट आप लोग दिखाते हो तो मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करूँगा आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लाने की। अभी तक हम PYQs कर रहे हैं, इसके बाद हम जो है अच्छे से क्वेश्चंस भी करेंगे। मैं क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। सो चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। लाइक भी करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा।